तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इंटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको 10 फरवरी 2026 को होने वाली परीक्षा का टेंशन अगर सता रहा है तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके लिए हम लेकर आए हैं वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और इससे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि पहले हम लोग बात करेंगे 2 अंक स्तरीय प्रश्न, ठीक ना, 2 अंक स्तरीय प्रश्न, फिर 3 अंक स्तरीय प्रश्न, फिर 5 अंक स्तरीय प्रश्न, यानी कि तीनों ही स्तर के प्रश्नों की हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम लोग 2 अंक स्तरीय प्रश्न देखेंगे, फिर 3, फिर 5 अंक स्तरीय प्रश्न। तो चलिए पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। और देखिए हमने प्रश्नों का सीक्वेंस भी उसी आधार पर रखा है जैसे आपको परीक्षा में पूछा जाता है, यानी कि पहले 2 अंक स्तरीय प्रश्न, फिर 3 अंक स्तरीय प्रश्न, फिर 5 अंक स्तरीय प्रश्न, ठीक ना। और जितने मात्रा में वो पूछते हैं उसी वैसे ही हमने भी आपके लिए लेकर आया है। तो देखिए पहला प्रश्न था निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो लिखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि निश्चयवाद वह विचारधारा है, निश्चयवाद का मतलब निश्चयवाद वो विचारधारा है जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन और गतिविधियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ठीक ना। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम निश्चयवाद विचारधारा। इसमें माना जाता है कि मानव केवल पर्यावरण की स्थिति के अनुसार अपने जीवन और कार्यों का संचालित करता है, ठीक ना, संचालन कर सकता है और उसकी स्वतंत्रता क्या है, सीमित है। उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं निश्चयवाद कहते हैं, ठीक ना। फिर से हम लोग बात करते हैं कि निश्चयवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन और गतिविधियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ठीक ना, पूर्ण रूप से क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसमें माना जाता है कि मानव केवल पर्यावरण की स्थिति के अनुसार अपने जीवन और कार्यों का क्या कर रहा है, संचालित कर सकता है और उसकी स्वतंत्रता क्या है, सीमित है, ठीक ना। मानव की स्वतंत्रता पूरी तरह से क्या है, सीमित है, ठीक ना। उसे ही हम क्या कहते हैं, निश्चयवाद कहते हैं, ठीक ना बच्चों। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें, ठीक ना, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करें। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो जनसंख्या वृद्धि से आशय है कि किसी क्षेत्र या फिर देश की जनसंख्या की संख्या में समय के साथ बढ़ोतरी, ठीक ना, किसी भी देश की जनसंख्या समय के साथ कितनी ज़्यादा बढ़ रही है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे ही हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। कह रहे हैं कि एक समय पे वहाँ की जनसंख्या कितनी थी, फिर बाद के समय में वहाँ की जनसंख्या कितनी हो गई, और यह जन्म दर, मृत्यु दर और शरणार्थी या फिर प्रवास के कारकों पर भी निर्भर करती है। देखिए मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या दर किस किन कारकों पर निर्भर करती है, तो वहाँ के लोग कितने ज़्यादा दिनों तक जीवित रह रहे हैं, यानी कि वहाँ का मृत्यु दर क्या है, वहाँ का जन्म दर क्या है, यानी कि वहाँ के औसतन बच्चों की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, और वहाँ पे कितने लोग जाके बस रहे हैं, यानी कि बाहर से जो लोग वहाँ पर जाके बस रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, शरणार्थी या फिर प्रवास हो सकता है। तो उन कारणों पर भी यह निर्भर करता है वहाँ की जनसंख्या की ये जैसे हम लोग देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि काफ़ी ज़्यादा हो गई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की कम है। उसका कारण क्या है कि शहरी क्षेत्रों में क्या वहाँ पे ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं, नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से भी वहाँ पे लोग जा करके बस रहे हैं, जिसके कारण से वहाँ की जनसंख्या दर क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक ना, वहाँ की जनसंख्या बढ़ी हुई। तो अधिक वृद्धि संसाधनों पर भी दबाव डालती है। अगर जनसंख्या वृद्धि अगर ज़्यादा हो रही तो उसके कारण से संसाधन पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक ना। चलिए इसलिए हम लोग देखते हैं शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे सामानों का दाम भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, तो जिसके कारण संसाधन की कमी महसूस होती है, तो जो मार्केट में है उसे ज़्यादा दामों में बेचना पसंद करते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रदूषण और प्रदूषक, यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, प्रदूषण और प्रदूषक के बीच में क्या अंतर है, ये हमें पूछा है कि प्रदूषण किसे कहते हैं और प्रदूषक किसे कहते हैं। तो देखिए प्रदूषण का मतलब क्या है, प्रदूषण वह स्थिति है जब वातावरण, जल या फिर भूमि में हानिकारक तत्वों की मात्रा
इतनी बढ़ जाती है कि मानव, जीव जंतु और पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जब भी वातावरण या फिर जल, भूमि में हानिकारक तत्व जो हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक ना, वैसे पदार्थों का अगर बढ़ोतरी हो जाता है, ठीक ना, तो यानी कि इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो हमारे लिए नुकसानदायक है, यानी कि उसकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि मानव, जीवों, जंतु और पर्यावरण पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रदूषक का, तो प्रदूषक वह पदार्थ या फिर एजेंट है जो इस स्थिति के कारण बनता है, जैसे कि धुआं, ठीक ना, रसायन, धूल या फिर अपशिष्ट पदार्थ बनने, यानी कि जो प्रदूषण का एजेंट है, ठीक ना, प्रदूषण फैलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रदूषक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि प्रदूषक वह पदार्थ या फिर एजेंट है जो इस स्थिति का कारण बनता है, जैसे कि धुआं हो गया, रसायन हो गया या फिर धूल, अपशिष्ट। इसी के कारण क्या हो रहा है, इसी के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है, इसी के कारण जल, भूमि और हानिकारक तत्वों की मात्रा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक ना, बढ़ रही है, जिससे मानव, जीव जंतु और पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, ठीक ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे हम प्रदूषण कहते हैं, और जो उसको बढ़ाने का मदद कर रहा है उसको प्रदूषक कहते हैं, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं, ठीक ना, प्रशासनिक नगर हम लोग किसे कहते हैं। तो प्रशासनिक नगर का मतलब क्या है, देखिए, प्रशासनिक नगर वह नगर होता है जो केंद्र या फिर राज्य सरकार के मुख्य कार्यालयों, न्यायालयों और प्रशासनिक संस्थाओं का मुख्य केंद्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम प्रशासनिक नगर कहते हैं। जबकि प्रशासनिक संस्थाओं का मुख्य केंद्र होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सरकारी कार्यों का संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करना होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि भारत में नई दिल्ली प्रशासनिक क्या है, नगर, वहीं से क्या होती है, पूरा देश को चलाया जाता है। पूरा देश के लिए जो नियम कानून, जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है, वो कहाँ से तय होती है, तो दिल्ली से ही तय होती है, ठीक ना। आप लोग जैसे बहुत सारे मूवी वगैरह में भी ये बात बोलते हुए सुने होंगे कि मेरा दिल्ली तक पहुँच है, ठीक ना। तो दिल्ली तक पहुँच होने का मतलब क्या है कि सारा का सारा प्रशासनिक जो जितना भी ऑफिशियल काम है वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, तो वो दिल्ली से हो रहा है, ठीक ना। तो प्रशासनिक नगर वह नगर होता है जो केंद्र या फिर राज्य सरकार के मुख्य कार्यालयों, न्यायालयों और प्रशासनिक संस्थाओं का मुख्य केंद्र होता है, और इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों का संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करना होता है, ठीक ना। उदाहरण के लिए भारत में नई दिल्ली इसकी प्रशासनिक नगर हमें देखने को मिलती है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा है कि तृतीय क्रियाकलाप क्या है, ठीक ना। तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप है क्या। तो देखिए, तृतीय क्रियाकलाप वे आर्थिक कार्य हैं जिनमें सेवाएं प्रदान करना शामिल होता है, ठीक ना। तृतीय क्रियाकलाप वे आर्थिक कार्य हैं जिनमें सेवाएं प्रदान करना शामिल होता है। इसमें आपका आ गया व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसी गतिविधियां आती है। इन क्रियाकलापों का उद्देश्य वस्त्र या फिर भोजन का उत्पादन नहीं, बल्कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अगर हम बात करते हैं तृतीय क्रियाकलाप का, तो इसका ये कोई भी निर्माण कार्य नहीं करता है, ठीक ना। ये क्या करता है, लोगों की सेवा करता है, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो क्या लिखेंगे कि तृतीय क्रियाकलाप वे कार्य है जिसमें सेवाएं प्रदान करना क्या होता है, शामिल होता है। यहाँ पे किसी भी वस्तु वगैरह का निर्माण नहीं होता है। इसमें आपका आ गया व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसी गतिविधियाँ इसमें शामिल होती है। और इन क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वस्त्र या फिर भोजन का उत्पादन नहीं, बल्कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक ना। ये निर्माण नहीं करता, लेकिन उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक ना। उसे ही हम क्या कहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप, या फिर जब आप इकोनॉमिक्स का बात करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे तृतीय क्षेत्रक, ठीक ना। आप लोग जैसे 10 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे तृतीय क्षेत्रक, तृतीय क्रियाकलाप, ठीक ना। तो सेम वही चीज़ है। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लौह खनिज तथा अलौह खनिज में क्या अंतर है, ठीक ना। लौह खनिज और अलौह खनिज दोनों में ही
क्या अंतर हमें देखने को मिलती है। तो देखिए क्या लिखेंगे कि लौह खनिज वे खनिज है जिसमें लौह धातु प्रमुख रूप से उपस्थित होता है। ठीक ना, लौह खनिज वे खनिज है जिसमें लौह धातु प्रमुख रूप से उपस्थित होता है, जैसे हीमा, चूना और लोहा। ये मुख्यतः लोहे और इस्पात उद्योग में प्रयोग होते हैं। ठीक ना, अगर बात करते हैं हम लोग लौह खनिज का, तो लौह खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें लौह धातु प्रमुख रूप से उपस्थित होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो क्या है, हीमा, चूना और लोहा। ये मुख्यतः लोहे और इस्पात उद्योग में प्रमुख रूप से उपयोग होता है। जबकि अगर हम बात करें अलौह खनिज का, ठीक ना, तो अलौह खनिज में लौह धातु नहीं होता है। जैसे कि आपका हो गया बॉक्साइट, सोडा, रत्न और मैग्नीज, यहाँ पे लोहा धातु नहीं होता है, लोहा इसमें नहीं पाया जाता है और इनका उपयोग मुख्यतः अन्य धातुओं और उद्योग में होता है। ठीक, और अगर हम बात करें लौह धातु का, तो जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, और अलौह खनिज का मतलब हो गया जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। ठीक ना, चलिए फिर प्रश्न पूछा है कि चक्रवात क्या है। ठीक ना, चक्रवात हम लोग कहते किसको, चक्रवात है क्या। तो चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें प्रबल हवा और भारी वर्षा के साथ तेज घूर्णन होता है। क्या होता है, चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें प्रबल हवा और भारी वर्षा के साथ तेज घूर्णन होता है और यह समुद्र या फिर महासागरों के ऊपर बनता है। ठीक ना, यह कहाँ बनता है, तो ये समुद्र या फिर महासागरों के ऊपर बनता है और जब एक तटीय क्षेत्र तक पहुँचता है तो बाढ़, तूफान और संपत्ति व जीवन की गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक ना, चक्रवात का मतलब क्या है, तो चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा है। ये इसको कोई निर्माण नहीं किया है, इसको कोई बनाया नहीं, ये क्या है, प्राकृतिक द्वारा आया हुआ चीज़ है। तो प्राकृतिक चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें प्रबल हवा, यानी कि हवा की गति क्या होती है, काफ़ी तेज होती है, भारी वर्षा होती है। ठीक है, जब भी चक्रवात आता है तो हम देखते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ तेज घूर्णन होता है और ये समुद्र या फिर महासागर के ऊपर ही बनता है और जब ये तटीय क्षेत्र तक पहुंचता है तो ये बाढ़, तूफान और संपत्ति व जीवन के लिए गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक ना, तो हम लोग इस तरह से चक्रवात। चलिए फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक वनस्पति को परिभाषित करें। ठीक ना, प्राकृतिक वनस्पति को परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति से आशय उन पौधों और वृक्षों से जो मनुष्य की सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र में उगते हैं। ठीक ना, जहाँ पे जो कि मनुष्य की सहायता के बिना ही प्राकृतिक रूप से किसी भी क्षेत्र में उगते हैं। यह भूमि, जलवायु और मिट्टी के अनुसार विकसित होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जंगल, घास के मैदान और झाड़ियाँ प्राकृतिक वनस्पति हैं। ठीक ना, हम क्या लिखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति से आशय है कि उन पौधों और वृक्षों से जो मनुष्य की सहायता के बिना ही प्राकृतिक रूप से किसी भी क्षेत्र में उगते हैं, जहाँ पे कोई मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसको सिंचाई की आवश्यकता होती है, ना ही उसका बीज बोने की आवश्यकता, मतलब कहीं पर भी मनुष्य की आवश्यकता उसमें नहीं है, उसके उगने में मनुष्य की आवश्यकता है ही नहीं, वो प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र में उगते हैं। यह भूमि, जलवायु और मिट्टी के अनुसार विकसित होते हैं। ठीक ना, जहाँ की जलवायु अच्छी है, भूमि उपजाऊ है, तो वहाँ पे ये तेजी से उगते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जंगल हो गया, घास के मैदान हो गए, कोई भी झाड़ियाँ या फिर प्राकृतिक वनस्पति, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी आपके प्राकृतिक वनस्पति के रूप में आते हैं। ठीक ना, जिसमें ये किसी भी इंसान का कोई योगदान नहीं है। ठीक, चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि समुद्र तल की लवणता को परिभाषित करें। ठीक ना, क्या पूछा है, समुद्र तल की लवणता। देखिए, समुद्र तल की लवणता उस घनत्व को कहते हैं जिसमें समुद्र के पानी में घुले हुए लवणों की मात्रा में होती है। ठीक ना, समुद्र तल की लवणता का मतलब क्या है कि समुद्र तल की लवणता उस घनत्व को कहते हैं जिसमें समुद्र के पानी में घुले हुए लवणों की मात्रा होती है। इसे सामान्यतः पानी के प्रति 1000 भाग में लवण के ग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये समुद्र जल के भौतिक और रासायनिक गुणों को दर्शाता है। ठीक ना, ये क्या करता है, तो यह समुद्र जल के भौतिक और रासायनिक गुणों को भी यह प्रदर्शित करता है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, समुद्र जल की लवणता। चलिए फिर अगला प्रश्न पूछा है आपका कि सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। ठीक ना, सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखेंगे इसमें
कि सूचना प्रौद्योगिकी वह तकनीक है, सूचना प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जिसके माध्यम से सूचना का हम लोग संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण और आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि सूचना एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, ठीक ना, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसमें आपका आ गया जैसे कि कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरनेट, दूरसंचार उपकरण का उपयोग होता है। IT से कार्य तेज, सरल और प्रभावी बनते हैं, ठीक ना। इस जैसे अभी देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, तो यहाँ से सूचना आपके तक क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक ना। तो ये भी क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी है, ठीक ना जी। इसका ये सूचना प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जिसके माध्यम से सूचना का क्या होता है, संग्रहण, प्रसंस्करण और भंडारण का क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है, ठीक ना। यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। चलिए, ये तो हम लोग अभी तक सभी देखे कि 2 अंक स्तरीय प्रश्न थे। अब हम लोग सभी प्रश्न क्या देखेंगे, अब सभी प्रश्न आपके 3 अंक स्तरीय प्रश्न है और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फिर ये अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव भूगोल के उद्देश्यों का वर्णन करें, ठीक ना। जैसे हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, इस तरह के प्रश्न हम लोग 3 अंक स्तरीय प्रश्न देखे थे, वहीं उसी प्रकार से यह है कि मानव भूगोल के उद्देश्यों का वर्णन करें। तो क्या लिखेंगे कि मानव भूगोल वह उद्देश्य मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझना है। इसका पहला उद्देश्य है कि मानव गतिविधियों का वितरण और स्थानीय पैटर्न को जानना है। कि देखिए यहाँ पे मानव भूगोल का मतलब क्या होगा कि मानव किन किन क्षेत्रों में कब से रह रहा है, ठीक ना, कहाँ से कहाँ वो प्रवास कर रहा है, कैसे जीवन वो जीते हुए आया है, आज जिस स्थिति में है क्या इससे पहले भी वो इसी स्थिति में था या फिर कौन सी स्थिति में था, कैसे जीवन जी रहा था, ठीक ना। तो मानव की गतिविधियों का वितरण और स्थानीय पैटर्न को जानना है। जैसे कि पहले लोग कृषि करते थे कि नहीं करते थे, उस समय लोग कौन सी तकनीक का उपयोग करते थे और आज की कृषि में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है, कौन से औजार का, कौन से बीज का उपयोग किया जाता है, उद्योग थे या नहीं थे, व्यापार उस समय होता था कि नहीं, शहरीकरण, और साथ ही साथ हम दूसरा देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों और मानव क्रियाओं पर परस्पर प्रभाव का अध्ययन भी हमें करने को मिलता है। और तीसरा अध्ययन हम लोग क्या देखते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि, प्रवास, सामाजिक और आर्थिक विकास के कारणों और परिणामों का विश्लेषण करना है, ठीक ना। फिर चौथा क्या है, तो नीति निर्माण और संसाधन प्रबंधन में मदद करना है। तो इन उद्देश्यों के माध्यम से मानव भूगोल समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की बेहतर समझ प्रदान करती है, ठीक ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि यह नीति निर्माण और संसाधन प्रबंधन में भी यह हमें क्या करती है, मदद करती है। और इन उद्देश्यों के माध्यम से मानव भूगोल समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की बेहतर समझ हमें प्रदान करती है, ठीक ना। यह हमें कहाँ से मिलता है, तो यह हमें मानव भूगोल से ही सीखने को मिलता है, ठीक। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कपास उत्पादन क्या है, कि कपास उत्पादन के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन करें, ठीक ना। क्या पूछा है, कपास उत्पादन के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन करें, ठीक ना। कपास उत्पादन के लिए क्या क्या कपास की खेती के लिए भौगोलिक दशा क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए कपास उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। क्या क्या, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलवायु, तापमान, भूमि, सिंचाई, ठीक ना, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोग क्या पहला बात करेंगे जलवायु का। तो कपास की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो गर्म और शुष्क मौसम होना चाहिए और कम से कम 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है कपास की खेती के लिए, ठीक ना। जलवायु कैसा होना चाहिए, गर्म और शुष्क मौसम और वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, ठीक ना। और अगर वहीं बात करें तापमान का, तो तापमान 21 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए, ठीक ना। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो जिससे पौधे अच्छी तरह क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। यानी कि इसके लिए ज़्यादा गर्मी की भी आवश्यकता नहीं और ज़्यादा ठंडी की भी आवश्यकता नहीं है। और ज़मीन कैसा होना चाहिए, तो ज़मीन उपजाऊ, जल निकास वाली, दोमट या फिर बलुई मृदा होनी चाहिए। यानी कि जल अगर इकट्ठा होकर रह जाता है, यानी कि ज़्यादा दिन तक अगर जल वहाँ पे रहेगा तो इसकी जड़ें क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। इसलिए इसके लिए कैसी आवश्यकता है, तो जल निकास वाली दोमट मिट्टी या फिर बलुई मृदा की
आवश्यकता होती है, ठीक है ना। वैसे क्षेत्र में ही हम लोग कपास की खेती कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए, अब जहाँ पे बलुई मिट्टी और जल निकास की है तो मतलब क्या है कि वहाँ पे मिट्टी को जल्दी जल्दी पानी चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिंचाई। तो आवश्यकता अनुसार पर्याप्त जल, ये दशाएं पौधों को अच्छी वृद्धि और ऊनी फाइबर की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। अगर हम लोग ये सभी भौगोलिक परिस्थितियों वाले स्थान पे अगर हम लोग कपास की खेती कर रहे हैं तो वहाँ की कपास का क्वालिटी क्या होगा, काफ़ी मजबूत होगा, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया होगा और उसका क्वालिटी बहुत बेहतर होगा। मार्केट में उससे ज़्यादा आमदनी भी होगा क्योंकि वो जल्दी बिकेगा भी। तो भारत में अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त क्षेत्र है, जहाँ ये प्राकृतिक और जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ पहले से ही क्या है, मौजूद है। तो इन क्षेत्रों में अगर हम कपास की खेती कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, ठीक। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है बच्चों, तो अगला प्रश्न पूछा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें, ठीक ना। क्या पूछा है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। तो क्या लिखेंगे कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे साधन हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे साधन हैं जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बजाय उपयोग किए जाते हैं, ठीक ना, बजाय उपयोग किए जाते हैं। और इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा, बायोमास और समुद्री ऊर्जा इसमें क्या है, शामिल है। ये ऊर्जा स्रोत नवीकरण, प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल है। इनका उपयोग बिजली उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक कार्यों में बढ़ रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा की स्थिरता बढ़ती है, आयात पर निर्भरता कम होती है और सतत विकास में मदद मिलती है। यह भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा का मतलब आप लोग समझ गए। हम लोग क्या लिखेंगे कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे साधन है जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बजाय उपयोग किए जाते हैं। मतलब इसके जगह पे उसका उपयोग किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसमें आपका आ गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा, बायोमास और समुद्री ऊर्जा इसमें क्या है, शामिल है। यानी कि ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, इसकी भंडारण सीमित नहीं है और ये पर्याप्त मात्रा में पर्यावरण में उपलब्ध है। ये ऊर्जा स्रोत नवीकरण, प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल है। इनका उपयोग हम लोग बिजली उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक कार्यों में बढ़ रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा की स्थिरता बढ़ती है, आयात पर निर्भरता कम होती है और सतत विकास में इसमें मदद मिलती है। और यह भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसका जवाब देंगे। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है बच्चों, तो पूछा है कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, इसका वर्णन करें, ठीक ना। भारत में खेती बाड़ी करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो ये आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में पूछा गया है। तब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, तो भारत में सिंचाई की आवश्यकता मुख्यतः वर्षा पर असमान निर्भरता और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के कारण हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। कई क्षेत्र जैसे कि राजस्थान और गुजरात वर्षा कम या फिर अनियमित होने के कारण वहाँ के प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर नहीं रह सकते, ठीक ना। वहाँ पे वर्षा क्या होती है, काफ़ी कम होती है, तो वो खेती बाड़ी करने के लिए वो पूरी तरह से प्राकृतिक पर वो निर्भर नहीं हो सकते हैं। उसको जल की आवश्यकता होती है, ठीक ना। वो प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर नहीं रह सकते। सिंचाई से फसल की उपज बढ़ती है, रबी और खरीफ फसलों में स्थिरता आती है और सूखी या फिर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। भारत में नहर, तालाब, ट्यूबवेल और आधुनिक तकनीक जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई किसानों को पर्याप्त जल की उपलब्धता कराने में क्या करती है, मदद करती है। आज अगर हम देखें तो सिंचाई पद्धति भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्या करती है, बदल दी है, टेक्नोलॉजी आ गया है, ठीक ना, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी मौसम में हम लोग खेती बाड़ी आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए भी हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है कि हम लोग पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सालों भर वर्षा नहीं होती है, ठीक ना। तो हमें सिंचाई करने के लिए किस पर यानी कि खेती करने के लिए हमें किस पर निर्भर रहना पड़ता है, तो हमें सिंचाई पर ही आश्रित
होना पड़ता है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव की व्याख्या करें, ठीक ना। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। देखिए, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देश और समाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक ना। भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देश और समाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसके कई सारे प्रभाव हैं। क्या क्या? तो आर्थिक दृष्टि से व्यापार, निवेश और वैश्विक प्रभाव में वृद्धि, सामाजिक रूप से सांस्कृतिक आदान प्रदान और जनसांख्यिकीय प्रभाव। वहीं तकनीकी दृष्टि से अगर हम देखें तो सूचना और संचार में तेजी, और पर्यावरण दृष्टि से देखें तो संसाधनों पर दबाव और प्रदूषण, ठीक ना। इसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ता है, लेकिन स्थानीय उद्योग और परंपराएं इससे क्या हो सकती है, इससे प्रभावित हो रही है, ठीक ना। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे बच्चों, तो फिर से हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या लिखेंगे कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देश और समाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं, ठीक ना। जिसमें सभी देश एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक ना। या तो सामाजिक दृष्टिकोण से, या फिर सांस्कृतिक या राजनीतिक, या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से, या फिर व्यापार की दृष्टि से सभी देश एक साथ जुड़े हुए हैं, उसी को हम लोग कहते हैं भूमंडलीकरण कहते हैं, ठीक ना। तो इसका प्रभाव हमें कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो व्यापार, निवेश और वैश्विक बाजार में वृद्धि, ये तो हम लोग पहला देखें। और अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरा सामाजिक रूप से सांस्कृतिक आदान प्रदान और जनसांख्यिकीय प्रवास। और अगर हम बात करें अगला तकनीकी दृष्टि से देखें तो इसमें क्या है, सूचना और संचार में तेजी, और साथ ही साथ पर्यावरण दृष्टि से अगर हम देखें तो पर्यावरण दृष्टि से संसाधनों पर दबाव और प्रदूषण, इसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर सहयोग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भूमंडलीकरण के सकारात्मक परिणाम की विवेचना करें, ठीक ना। क्या पूछा है, भूमंडलीकरण के सकारात्मक परिणाम की विवेचना, यानी कि भूमंडलीकरण के बारे में पूछा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो भूमंडलीकरण के सकारात्मक परिणाम कई सारे हैं। आर्थिक दृष्टि से यह वैश्विक व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसर को बढ़ाता है, ठीक ना। आर्थिक रूप से देखें तो ये वैश्विक व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसर को बढ़ाता है, जिससे देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, ठीक ना। इससे क्या होती है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। सामाजिक दृष्टि से विभिन्न संस्कृतियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान क्या हो रहा है, बढ़ता है। और शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीक में सहयोग होता है। सूचना और संचार के क्षेत्र में तेजी आती है, जिससे लोगों को नई जानकारी और सेवाएं उपलब्ध होती है, ठीक ना। इसके अतिरिक्त वैश्विक समस्याओं जैसे कि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर भी इसका सहयोग और जागरूकता बढ़ती है, जो सतत विकास को प्रोत्साहित करता है, ठीक ना। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, अब सभी प्रश्न आपके 5 अंक स्तरीय, ठीक ना। यानी कि अभी तक हम लोग 6 प्रश्न देखे जो 3 अंक स्तरीय प्रश्न थे, अब हम लोग 6 प्रश्न क्या देखेंगे, 5 अंक स्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विश्व में चाय के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें, ठीक ना। विश्व में कहाँ पे चाय कितनी मात्रा में उपजाई जाती है, ठीक ना। क्या लिखेंगे बच्चों, तो विश्व में चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है, जिसका उत्पादन मुख्य रूप से देखें तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। चाय की खेती के लिए अगर हम बात करें तो चाय की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक ना। अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान कितना चाहिए, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक ना। चाय की खेती के लिए तापमान कितनी आवश्यकता होती है, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर वर्षा और आर्द्र जलवायु तथा अच्छी जल निकास वाली अम्लीय मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए कितनी चाहिए, तो जल निकास वाली अम्लीय मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ढालनदार भूमि पर चाय के बागान अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वहाँ जल भराव नहीं होता है, वहाँ पे जल का भराव क्या होता है,
नहीं के बराबर होता है, ठीक ना। इसलिए ये सभी चीज़ें क्या पे वहाँ पे उपयुक्त मानी जाती है, ठीक। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न आप इसी में है कि विश्व में अगर बात करें तो विश्व में चीन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद आपका भारत आ गया, केन्या, श्रीलंका और तुर्की का स्थान आता है। भारत में चाय उत्पादन मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल यानी कि दार्जिलिंग, तमिलनाडु और केरल में किया जाता है, ठीक ना। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में चाय उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है, तो असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, तमिलनाडु और केरल में किया जाता है। श्रीलंका अपनी उच्च गुणवत्ता वाली चाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका उच्च गुणवत्ता वाली चाय के लिए वो प्रसिद्ध है। जबकि अगर बात करें केन्या अफ्रीका का प्रमुख चाय उत्पादक देश है, ठीक ना। चाय का वितरण उन क्षेत्रों में अधिक है जहाँ यह दैनिक जीवन का हिस्सा है। भारत, चीन, ब्रिटेन और रूस चाय के बड़े उपभोक्ता देश हैं। भारत, श्रीलंका, केन्या, चीन विश्व के प्रमुख चाय निर्यातक देश है। इस प्रकार चाय का उत्पादन और वितरण जलवायु, मिट्टी और उपभोक्ता आदतों से गहराई से जुड़ा हुआ है, ठीक। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा के साधन के रूप में ताप विद्युत एवं जल विद्युत की तुलना करें, ठीक ना। क्या पूछा है कि ऊर्जा के साधन के रूप में ताप विद्युत और जल विद्युत की में अंतर पूछा गया है। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि ताप विद्युत और जल विद्युत दोनों ही ऊर्जा के महत्वपूर्ण साधन है। ताप विद्युत और जल विद्युत। ताप विद्युत का मतलब हो गया कोयला से विद्युत का निर्माण करना, और जल विद्युत का मतलब पानी से विद्युत का निर्माण करना, यानी कि बिजली का निर्माण करना। परंतु इनके स्रोत, लागत और पर्यावरणीय प्रभाव पे अंतर काफ़ी सारा अंतर है। देखिए ताप विद्युत में कोयला, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस जैसी जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न की जाती है, और यह उन क्षेत्रों में स्थापित की जाती है जहां ईंधन और जल की उपलब्धता हो, ताकि विद्युत संयंत्र वर्ष भर लागत बिजली उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रदूषण अधिक होता है, ठीक ना। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है। जब कोयला जल रहा है, प्राकृतिक गैस जल रहा है, ठीक ना, पेट्रोलियम जल रहा है, तो इससे क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कोयले की दहन से जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें निकलती है, जिससे पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों ही क्या होती है, इससे प्रभावित होती है, ठीक ना। ये तो हम लोग क्या देखें, ताप विद्युत के बारे में, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं जल विद्युत के बारे में। देखिए दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं जल विद्युत का, तो जल विद्युत नदियों के प्रभाव और नदियों के प्रभाव पर आधारित है, बांध के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। यह स्वच्छ, नवीकरण और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। जल विद्युत उत्पादन में ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जल विद्युत उत्पादन करने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई भी, ना तो प्राकृतिक गैस, ना ही कोयला, ना ही पेट्रोलियम, ये सभी चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। जिसमें दीर्घकालीन लागत कम होती है। इसमें लागत भी क्या होता है, काफ़ी कम होता है, परंतु इसकी स्थापना महंगी होती है, और यह वर्षा व जल प्रभाव पर भी क्या करती है, निर्भर करती है, ठीक ना। एक तरफ देखते हैं जहाँ पे आपको ताप विद्युत में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे लागत काफ़ी कम होती है, परंतु दीर्घकालिक उससे फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिलता है। उसमें पर्यावरण प्रदूषण भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जल विद्युत का, तो ये किस पर निर्भर है, तो ये नदियों से बनाई जाती है। तो इसमें लागत क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। नदी पर डैम बनाना, नहर बनाना, फिर बिजली हाउस बनाना, तो इसमें क्या होता है, लागत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार ताप विद्युत निरंतर ऊर्जा देती है, लेकिन प्रदूषणकारी है। जबकि अगर हम बात करें जल विद्युत का, तो पर्यावरण हितैषी है, पर प्राकृतिक परिस्थितियों पर यह निर्भर करती है। अगर मान लीजिए कि बारिश कम हुआ तो उससे क्या होगा, बिजली भी, यानी कि पानी का कमी हो जाएगा तो बिजली कम उत्पन्न होगी। फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि गरीबी और भूख के बीच संबंध का वर्णन करें, ठीक ना। गरीबी और भूख के बीच में क्या संबंध है, इस विषय पे हमसे जानकारी पूछा गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि गरीबी और भूख के बीच में गहरा और प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक ना। जो व्यक्ति गरीब है वो 100% श्योर है कि वो क्या होगा, भूखा ही मिलेगा। तो गरीबी के कारण लोगों के पास
पर्याप्त आय नहीं होती, जिससे वे आवश्यक मात्रा में भोजन खरीदने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। ठीक ना, जितने उसे भोजन की आवश्यकता होती है उतने भोजन खरीदने में पूरी तरह से क्या है, असमर्थ रहते हैं और भूख की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक ना, देखिए जहाँ गरीबी है वहाँ भूख होना आवश्यक है। गरीब परिवार सस्ता और अल्प पोषक भोजन करने को विवश होता है, जिससे कुपोषण और कमजोरी क्या होती है, बढ़ती है। देखिए जो गरीब परिवार है वो सस्ता और अल्प पोषक भोजन करने के लिए वो पूरी तरह से क्या है, विवश है। वो महंगे भोजन को वो खरीद नहीं सकता है, इसलिए वो सस्ता और अल्प पोषक भोजन खरीदने पर वो मजबूर है, जिससे कुपोषण और कमजोरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिससे कुपोषण और कमजोरी बढ़ती है। भूख का प्रभाव केवल शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी हो सकता है। भूख से पीड़ित व्यक्ति की कार्य क्षमता घट जाती है, जिससे उसकी आय और भी कम हो जाती है और गरीबी की दुष्चक्र बन जाता है। बच्चों में भूख के कारण शारीरिक व मानसिक, मतलब देखिए जब उसके बाप के पास पैसा नहीं है, तो बाप के पास पैसा नहीं है तो वो क्या हो सकता है कि गरीबी से वो भूख से कुपोषित हो गया और कुपोषित होने के बाद उसका शरीर कमज़ोर हो गया, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा तो उसका आय में कमी होगा, जिसके कारण वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा और गरीबी के चक्र में पड़ जाएगा। ठीक ना, फिर उसके बच्चे गरीब के दुष्चक्र बन जाता है। बच्चों में भूख के कारण शारीरिक व मानसिक विकास बाधित होता है, जिससे भविष्य में उनके रोजगार पर भी क्या करता है, अवसर को वो सीमित कर देता है। ठीक ना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा आपको बेरोजगारी, महंगाई, असमान संसाधन वितरण और कृषि उत्पादन में भी कमी भी गरीबी और भूख को बढ़ावा देती है। इस प्रकार गरीबी भूख को जन्म देती है और भूख गरीबी को और गहरा करती है। इसलिए गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम भूख की समस्याओं को दूर करने के लिए अत्यंत क्या है, आवश्यक है। ठीक ना बच्चों, चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, नगरों में जनसंख्या का घनत्व लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है। ठीक ना, हम लोग देख रहे हैं कि शहर का जनसंख्या लगातार क्या हो रही, बढ़ते जा रही। तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि नगरों में जनसंख्या का घनत्व लगातार बढ़ने के कई सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण हो सकते हैं। ठीक ना, सबसे पहला प्रमुख कारण है कि ग्रामीण से नगरीय प्रवास है। रोजगार, उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के अधिक अवसर लोगों को शहरों की ओर आकर्षित करते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार जैसी सुविधाएं नगरों में बेहतर उपलब्ध होती है। ठीक ना, अगर हम बात करें तो शहर में अगर हम देखें तो शहर में रोजगार भी है, वहाँ के शिक्षा का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य और परिवहन जैसी सुविधाएं वहाँ पे बहुत बेहतर मिलती है गाँवों की अपेक्षा। ठीक ना, अगर हम बात करें औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण शहर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन गए हैं, जहाँ काम का निरंतर संभावना रहती है। कृषि का अनिश्चितता, भूमि का बंटवारा, बेरोजगारी और प्राकृतिक आपदाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को बढ़ाती है। हम देख पा रहे हैं कि कृषि योग्य जमीन का कमी है और यहाँ पे उद्योग की कमी होने के कारण लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पाती है, जिसके चलते लोग किधर जा रहे हैं, तो लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। ठीक ना, प्राकृतिक वृद्धि भी जनसंख्या को बढ़ाती है, देखिए पलायन करते। इसके अलावा नगरों में जन्म दर अपेक्षाकृत अधिक और मृत्यु दर कम होने की प्राकृतिक वृद्धि भी जनसंख्या को बढ़ा रही है, यानी कि जनसंख्या की वहाँ का शिशु मृत्यु दर भी कम है और वहाँ का जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आधुनिक तकनीक, बेहतर जीवन स्तर, सामाजिक गतिशीलता और मनोरंजन के साधन भी लोगों को नगरों में बसने के लिए प्रेरित करती है। इन सभी कारणों से सीमित क्षेत्र में अधिक लोग बसते जा रहे हैं, जिससे नगरों में जनसंख्या का घनत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक ना, तो अभी तक हम लोग 20 प्रश्न देखे बच्चों और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी आपकी तरह तैयारी कर सके। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।